इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेलेवेंट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम रेलेवेंट कॉस्ट को सीखते हैं मल्टीपल एंगल से, जिसमें हमारे पास मटेरियल भी है, हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं, और इसके अलावा आप इसको किसी मशीन या एसेट के एतबार से भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई एसेट अपनी वैल्यू खो रहा है तो उसकी अगर या कोई हायरिंग कॉस्ट है तो वो भी रेलेवेंट कॉस्ट हो। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं बस वो हम लेंगे। रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब होता है वो फ्यूचर के हों। रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब होता है कि वो इंक्रीमेंटल हो, और रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब होता है ये खर्चा जो होना चाहिए वो इन कैश होना चाहिए। ठीक है, ये फ्यूचर हो, इंक्रीमेंटल हो और कैश फ्लोज होने चाहिए, कैश में होने चाहिए ये खर्चा। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पास्ट में आपने कोई कॉस्ट इनकर की हुई है तो वो संक कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है हमारी वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। और वो चीजें जो नॉन कैश फ्लोज हो, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह होती है, वो भी हमारी क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी। चीजों की बुक वैल्यूज हमारे लिए मैटर नहीं करती, उन पर आने वाली डेप्रिसिएशन मैटर नहीं करती। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? जो फ्यूचर में हो, जो इंक्रीमेंटल हो, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो, तो हम उसको रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। तो यहां हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारे लिए रेलेवेंट कैश फ्लोज वो होंगे जो इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकर होंगे। अगर कोई कैश फ्लोज पहले से खर्चा हो चुका है या पहले से कमिटेड कॉस्ट है या कमिटेड आपके कैश आउट फ्लोज होंगे तो वो रेलेवेंट कैश फ्लोज कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट का पूरा नॉलेज यहां इस्तेमाल होगा। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं। उसमें अगर हमारे पास मटीरियल हो तो हम उसमें क्या करते थे? हम कहते थे कि जी अगर मटीरियल आपके पास पहले से मौजूद है, पहले से क्या है? मौजूद है, लेकिन वो आपके रेगुलर यूज में है। अगर आपके क्या भैया वो रेगुलर यूज में मौजूद तो है लेकिन रेगुलर यूज में है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होगी वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। मतलब है मार्केट में इस वक्त जब परचेज करने जाएंगे तो जो करंट कॉस्ट होगी उसकी परचेजिंग वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है भैया। दूसरा ये है कि ये मटेरियल यूज में तो नहीं है, नॉट इन यूज। तो फिर हम इस देखेंगे कि इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। इससे फायदा हमें दो सूरतों में मिल सकता है। एक हमारा हो सकता है अल्टरनेटिव यूज, और एक हमारे पास होता सकता है रीसेल। अल्टरनेटिव यूज का मतलब कि अगर किसी और मटेरियल की जगह अगर ये इस्तेमाल हो सकता है तो कितने पैसे सेविंग होंगे, और अगर मार्केट में जाके बेचे तो कितने का बिकेगा और कितना फायदा होगा। तो अगर इसकी अल्टरनेटिव यूज हो और हमें वहां जो किसी और मटेरियल की जगह पर यूज करने से जो हमें सेविंग्स हो रही है, वो बचत हो रही है, जो हमें फायदा हो रहा है, वो है ₹8। और अगर हम इसे रीसेल कर सकते हैं और अगर इसकी रीसेल प्राइस है ₹10, तो बताएं मैं इसको अल्टरनेटिव यूज में लाऊंगा या मार्केट में बेचूंगा? किस में फायदा ज्यादा? जी बोले। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव यूज में लाऊं तो ₹8, और अगर मैं इसको मार्केट में बेचूं तो मुझे बेनिफिट हो रहा है ₹10। तो मुझे क्या फायदा है, अल्टरनेटिव यूज में या मार्केट में बेचने में? मार्केट में बेचने में। तो अगर मैं इसको मैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट में यूज करूं मटेरियल को, तो मेरे लिए बेनिफिट फॉर क्या होगा? ₹10 होगा। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ₹10। यह भी हो सकता है कि वो आपके अल्टरनेटिव यूज में हो ही ना। अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो फिर सिर्फ ये रीसेल हो सकता है, और अगर मार्केट में हम रीसेल करें तो ₹10 आएंगे। मैं अगर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो मेरा बेनिफिट फॉर कितना होगा? ₹10। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। सही है दोस्त। और एक सूरत ये भी हो सकती है
कि ना इसका अल्टरनेटिव यूज है और ना ये रीसेल हो सकता है, तो फिर इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नो रेलेवेंट कॉस्ट। सही है दोस्त। अगर किसी और की जगह इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, मार्केट में बिक भी नहीं सकता, फालतू पड़ा है, और अब इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज करना है, तो अगर ये मटेरियल मैं यूज करूंगा तो मेरी जेब से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी भैया? नो रेलेवेंट कॉस्ट। ओके की रिपोर्ट। इसी तरह हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट है लेबर का। जी, अगर लेबर आपके पास अवेलेबल है, लेबर अगर आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप क्या पूछेंगे? क्या बताओ भाई, ये जो लेबर है वो आपके पास रेगुलर यूज में अगर है तो फिर, और आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, तो मार्केट से आप क्या करेंगे भैया? लेबर हायर करेंगे, और वो जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर लेबर अवेलेबल है और वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हो रही, वेली बैठी हुई है, और हमने उनको एक्स्ट्रा कैश भी नहीं देना काम करने का, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। ठीक है भैया। अगर तो लेबर अवेलेबल है तो हम देखेंगे कि वो फुली ऑक्युपाइड है या नहीं। ठीक है भैया, वो समझ आ रही है भैया? तो अगर आपके पास लेबर अवेलेबल है और वो अनयूज्ड है, क्या भैया? अनयूज्ड है, और आपको ये लगता है कि इन्हें हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे, नो एक्स्ट्रा पेमेंट, नो एक्स्ट्रा पेमेंट, और वो वेली बैठी हुई है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। नो रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है भैया। और अगर लेबर अवेलेबल तो है और सारी ऑक्युपाइड है, यूज हो रही है, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? फिर अगर यूज्ड है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो हम मार्केट से हायरिंग कर लें, या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दें, डाइवर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट, या फिर हम उन्हें डाइवर्ट कर सकते। अगर लेबर अवेलेबल है और यूज है, फिर तो एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करना पड़ेगा? मार्केट से हायर करना पड़ेगा, तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी फिर? कॉस्ट ऑफ हायरिंग। कॉस्ट ऑफ हायरिंग हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। सही है दोस्त। और अगर हमें यह लगता है कि भाईजान लेबर अवेलेबल है लेकिन किसी और कॉन्ट्रैक्ट में है और मार्केट से हायर नहीं की जा सकती, मार्केट से हायर नहीं की जा सकती, तो फिर क्या ऑप्शन होगी आपके पास? आपके पास एक ही ऑप्शन होगी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से हटा के इस प्रोजेक्ट में लगा दें। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से जब उसे डाइवर्ट करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आप कुर्बान करेंगे, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जब आप छोड़ेंगे तो उस पर आने वाली आप कंट्रीब्यूशन भी छोड़ेंगे, तो वो जो आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बचत कंट्रीब्यूशन बेनिफिट फॉरगॉन होगा, तो वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। बेनिफिट फॉरगॉन हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो वो पूरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाली रेलेवेंट कॉस्ट है यहां अप्लाई होती है। सही है दोस्त। तो लेबर में क्या देखते हैं हम? वेली बैठी हुई है, कुछ नहीं पे करना, रेलेवेंट कॉस्ट नील। सुने, वेली बैठी हुई है, पेमेंट पहले हो गई है, लेकिन काम करने का आपने 10,000 देने, इस काम करने के एक्स्ट्रा पैसे जो देने, तो वो फ्यूचर है, कैश में है, इंक्रीमेंटल है, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। वेली है, कोई काम नहीं, और हमें इस कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, रेलेवेंट कॉस्ट नील। ऑक्युपाइड है, मार्केट से देखेंगे हायरिंग पे अवेलेबल है, हायर करेंगे तो हायरिंग रेलेवेंट कॉस्ट, हायर नहीं हो सकती, इसी लेबर को यूज कर सकते हैं, तो फिर हम इसको डाइवर्ट करेंगे। तो अगर डाइवर्ट करने से हमारा कोई नुकसान हो रहा है, बेनिफिट फॉरगॉन हो रहा है, तो बेनिफिट फॉरगॉन प्लस जो उनको हमने पे करना है, इंक्रीमेंटल जो हमने पे करना है, वो हमारी क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट होगी। बात समझ आती है? मतलब ये हुआ कि लेबर में हमें दो पॉइंट देखने। सुने, लेबर में एक तो ये देखना कि अगर कोई इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हो रहा है वो रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से डाइवर्ट करते हैं तो बेनिफिट फॉरगॉन भी हमारा क्या होगा? रेलेवेंट कॉस्ट होगा। ये मटेरियल में भी सीन हो सकता है। सुने, मटेरियल में भी हो सकता है कि मटेरियल आपके पास भी नहीं है, मार्केट में भी नहीं है, तो आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ परचेज भी रेलेवेंट कॉस्ट होगी
और वो जो उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट फॉरगोन हो रहा है वो भी क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो ये फॉर्मूला मटेरियल में भी हो सकता है। तो इस वक्त तक अब हमने चार बातें देख ली कि हमने ये कहा कि रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर हो, इंक्रीमेंटल हो, इन कैश हो। ठीक है भैया। तो अगर इन कैश आउटफ्लो हो रहा है तो वो भी रेलेवेंट कॉस्ट है, और अगर कोई बेनिफिट फॉरगोन हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो भी क्या होगी, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। किसी को इतराज? ओके। आगे हमारे पास आ जाती है जी, उसमें जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो होते हैं वो हमारे पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं वो होते ही वो है जो एक्टिविटी लेवल से कनेक्टेड होते हैं। हमने वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या पढ़ा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जिसका कनेक्शन किससे होता है, एक्टिविटी के साथ। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होती, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो काम करने से इनकर होती है। अगर काम ना हो, एक्टिविटी ना हो, तो वेरिएबल कॉस्ट कभी इनकर नहीं होती। इसका मतलब है कि वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी से कनेक्टेड होती है। अगर ये प्रोजेक्ट ना हुआ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ, तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो हमारी कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कभी भी रेलेवेंट नहीं होंगे। ओके की रिपोर्ट बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हमारे पास है जी फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे लिए कभी भी रेलेवेंट नहीं होते। जो पास्ट कॉस्ट होती है वो हमारे लिए क्या होती है, संक कॉस्ट होती है, वो रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है भैया। तो डेप्रिसिएशन हो, एलोकेटेड या रीअपोर्शनड ओवरहेड्स हो, तो वो हमेशा इनरेलेवेंट होते हैं। हाँ, अगर कोई फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल आ रही है, इंक्रीमेंटल है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास होती है सेटअप कॉस्ट। हर नए बैच के लिए, हर नए ऑर्डर के लिए आपको नया सेटअप लगाना पड़ता है। अगर तो कोई सेटअप कॉस्ट है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने करना है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन अगर वो इंक्रीमेंटल नहीं है, पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है भैया, या कोई एक नई मशीन हायर करनी पड़ रही है, तो फिर वो हमारे लिए क्या होगी भैया, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। इसको हम, एक और हमारे पास होती है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एसेट में हम ये देखते हैं कि भाई जान, क्या आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है? क्या आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है? अगर तो आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो आप कहेंगे यस, और दूसरा आंसर होगा नो। ठीक है भैया। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप मार्केट से परचेज करेंगे, एसेट एक्वायर करेंगे या फिर हायर करेंगे। एक्वायर करेंगे या फिर हायर करेंगे। सही है दोस्त। तो अगर आप उसे हायर करते हैं तो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, हायरिंग कॉस्ट। ठीक है भैया। आपके पास दो ऑप्शन है ना। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कोई मशीनरी चाहिए और आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, या इसको आप हायर कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इक्वायर कर सकते हैं। अगर तो आप हायर करेंगे तो जितने पीरियड के लिए हायर करेंगे तो वो जो हायरिंग कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। सही है दोस्त। और अगर आप कोई इक्वायर करते हैं एसेट, क्या करते हैं भैया, इक्वायर करते हैं एसेट, तो जितना एसेट यूटिलाइज होगा इस प्रोजेक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस इन्वेस्टमेंट में, तो वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो आप कह सकते हैं अगर आपने इक्वायर किया है तो जो फॉल इन वैल्यू है, जो फॉल इन वैल्यू है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। जो फॉल इन वैल्यू हमारी क्या होगी भैया, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर आपने ये इक्वायर किया था
2 मिलियन का जब ये आपकी कॉस्ट थी, और जब जब प्रोजेक्ट हुआ तो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो थी 1 मिलियन। तो बताएं इस प्रोजेक्ट में आपने कितना यूज किया? 1 मिलियन। तो फिर इस प्रोजेक्ट की वजह से आपके कितना खर्चा पड़ा रेलेवेंट कॉस्ट? तो वो होगा 1 मिलियन। हायर करेंगे तो हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट होगी, और अगर कोई आप एसेट यूज कर रहे हैं तो उस एसेट की जो फॉल इन वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया हमारे पास? रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, एसेट की सूरत में डेप्रिसिएशन वगैरह जो होती है वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। और यहां भी देखें ये आंसर बनेगा, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, सुने, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, बिफोर प्रोजेक्ट, इसकी जो वैल्यू थी वो थी 2 मिलियन, और आफ्टर प्रोजेक्ट इसकी वैल्यू होगी 1 मिलियन, तो फॉल इन वैल्यू कितनी है? फॉल इन वैल्यू है 1 मिलियन। तो अगर एग्जिस्टिंग भी आपके पास पड़ा स्पेयर कैपेसिटी मौजूद हो तो डेप्रिसिएशन वगैरह रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती, बल्कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? फॉल इन वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट होती है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है इसमें रेलेवेंट कॉस्ट का सारा नॉलेज अप्लाई होगा। सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वो कैश फ्लोज लेंगे जो हमारे लिए इंक्रीमेंटल होंगे। और बात समझ आ रही है भाई? तो अगर हम इसको समराइज करें, समराइज वे में देखें, तो रेलेवेंट कॉस्ट चेक करें, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अगर मटेरियल आपके पास मौजूद नहीं है, अगर मटेरियल आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होगी वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अगर मटेरियल आपके पास मौजूद है और आपके रेगुलर यूज में नहीं है तो फिर आप देखें क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज है, क्या ये मार्केट में रीसेल हो सकता है? अगर इसका अल्टरनेटिव यूज है और आप 8 रुपए बचा रहे हैं और अगर मार्केट में आप 10 रुपए का रीसेल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप रीसेल करेंगे। तो जो हाईएस्ट बेनिफिट फॉर गोल होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है, सिर्फ रीसेल हो सकता है, तो रीसेल प्राइस आप मार्केट में रीसेल नहीं करेंगे, खुद से यूज करेंगे, तो वो जो बेनिफिट फॉर गोल होगा वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर आपके पास पड़ा भी है, कोई ना रीसेल वैल्यू है और ना ही अल्टरनेटिव यूज है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। और अगर लेबर आपके पास चाहिए वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड लेबर हो, अगर आपको लेबर की स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है और आपने कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, रेलेवेंट कॉस्ट नील। स्पेयर कैपेसिटी तो है लेकिन आपको इस काम के लिए एक्स्ट्रा 5,000 देने पड़ेंगे, तो 5,000 रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और मार्केट से हायर करना पड़ेगा और हायर मार्केट में अवेलेबल है तो हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट। और स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और हायरिंग के लिए भी अवेलेबल नहीं है तो एग्जिस्टिंग लेबर को डाइवर्ट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस बेनिफिट फॉरगॉन हमारा क्या होगा? रेलेवेंट कॉस्ट होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं क्योंकि वो एक्टिविटी डिपेंडेंट होता है, तो एक्टिविटी होगी तो खर्चा होगा, तो हमेशा रेलेवेंट होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेटेड हो, अपोर्शन हो, डेप्रिसिएशन हो, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते क्योंकि वो सम कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। सही है। और अगर आप देखते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्टर की मशीन चाहिए और मशीन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको हायर करनी पड़ेगी या परचेज करनी पड़ेगी। अगर हायर करें तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेलेवेंट कॉस्ट होगी, और अगर आप इक्वायर करते हैं, जब ली थी 2 मिलियन की थी और जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ या प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसकी वैल्यू 1 मिलियन होगी, तो फॉल इन वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और इसी तरह अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो डेप्रिसिएशन वगैरह रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि जो फॉल इन वैल्यू होगी वो हमारे लिए क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और समझ आ रही है भैया? तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है उसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ यहां से रेलेवेंट कैश इनफ्लोज लेने। इसको रिवाइज करें, देखें।